आज हम पढ़ने वाले हैं पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। उत्पादकता का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण कर देंगे मित्रों। एनपीपी का मतलब हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 2 से 10% प्लांट जो है वो क्या करता है, उसका पालन करता है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो फिर इस तरीके से जो एक पूरा सिस्टम बनता है उसे आप कहते हैं इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र। 40 मिनट से भी कम समय में मैंने आपका चैप्टर रिवाइज करा दिया है। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। स्वागत है आप सबका इस मैंडम सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। ठीक है भाई, पारितंत्र या इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे बेटा। पारितंत्र या इकोसिस्टम, ठीक है ना। और ये जो पारितंत्र या इकोसिस्टम चैप्टर है, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा, तो लगभग 2 सवाल हो सकता है कभी कम पूछ ले। ऑन एन एवरेज अगर एवरेज निकालिएगा आप तो 1 से 2 सवाल, मोर देन 1 क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन का एवरेज इस चैप्टर का जो है रहता है। ठीक है ना। कभी कभी 1 सवाल, कभी कभी वो 2 पूछ सकता है। बाकी एग्जामिनर की मर्जी, वो जो चाहे वो करे साहब। पारितंत्र यही जो है हमारा क्या है, आज का टॉपिक रहेगा। आज हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखें बेटा, बहुत ध्यान से देखें। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक इकोसिस्टम के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? इकोसिस्टम के बारे में बताता है। क्या बताता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो क्या है, अजीव घटक हैं, अजैव घटक। जो अजैव घटक हैं, अजैव घटक, और वहां पर जो सजीव घटक उपस्थित हैं। तो एक जो सजीव है, हो सकता है कि वो दूसरे सजीव के साथ कोई इंटरेक्शन कर रहा हो, और या फिर जो अजैव घटक है उसके साथ जो है कोई इंटरेक्शन कर रहा हो। आगे बात समझ। सजीव का सजीव के साथ या फिर सजीव का निर्जीव के साथ वो जो अन्योन्य क्रिया है बेटा, आप उसे क्या कह देंगे? आप उसे इकोलॉजी कह देंगे, पारितंत्र विज्ञान कह देंगे। और वो जो पूरा सिस्टम बन रहा है कि जिसमें प्लांट हैं, जिसमें एनिमल हैं, जिसमें सॉइल में छुपे हुए छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें मछलियां हैं, जिसमें पेड़ लगे हुए हैं, इस पेड़ में जो है चिड़िया है, मछली को पकड़ने कोई इंसान जा रहा है, बगुला है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, और क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, सॉइल भी उपस्थित है। यानी कि अगर आप देखें तो अजैव घटक में क्या क्या हो जाएगा बताइएगा जरा। लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल। लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल। सजीव घटक को आप ऐसे देख सकते हैं कि हो सकता है वो उत्पादक हो, है ना, उत्पादक हो, या हो सकता है वो उपभोक्ता हो, या हो सकता है कि वो अपघटक हो। सजीव जो है उनको आप किसी भी रूप में समझ सकते हैं। उत्पादक के रूप में समझ लीजिए, या कि फिर उपभोक्ता के रूप में समझ लीजिए, या कि फिर अपघटक के रूप में समझ लीजिए। या अगर आप चाहें तो सजीवों को समझने का एक और तरीका है। क्या है वो? कि आप इन्हें पादप कह लीजिए, आप इन्हें जंतु कह लीजिए, आप इन्हें सूक्ष्म जीव कह लीजिए। आप इन्हें क्या कह लीजिए बेटा? सूक्ष्म जीव। तो फिर इस तरीके से जो एक पूरा सिस्टम बनता है उसे आप कहते हैं इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र। इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र। पारितंत्र शब्द दिया था एजी टंसले ने। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं क्या, कोई भी आपसे पूछे कि हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? एजी टंसले ने दिया था। एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन ये सवाल पूछा जा चुका है। एजी टंसले साहब ने बेटा ये शब्द दिया था, याद रखिएगा आप लोग एजी टंसले का नाम। अच्छा, इकोसिस्टम इकोलॉजी के जो जनक है, इकोसिस्टम इकोलॉजी के जो पितामह हैं, ओडम साहब हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी, ओडम। क्या ये पारितंत्र सजीव और निर्जीव को मिला के ये जो सिस्टम बन रहा है इसे हम इकोसिस्टम कह देंगे। वो आपस में अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, उष्मा का, है ना, उष्मा का आदान प्रदान होता है, किसी चीज का लॉस होता है, गेन होता है, इस तरीके से। अब ये जो पारितंत्र हैं
इस पारितंत्र को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। जैसे कोई छोटा इकोसिस्टम हो सकता है, जैसे बेटा अगर आप देखें तो कोई छोटा सा इकोसिस्टम हो सकता है। इकोसिस्टम छोटा हो सकता है, जैसे कि तालाब। तालाब एक छोटा इकोसिस्टम है ना। बड़ा इकोसिस्टम ये समझने के लिए, तुलना करने के लिए, महासागर। अब बताओ, और मैं आपको बताऊं, पानी की जो एक बूंद है ना, वो भी एक तरीके का इकोसिस्टम है। आपकी जो इंटेस्टाइन है वो भी एक इकोसिस्टम है। आपका जो घर है वो भी एक क्या इकोसिस्टम है। तो छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है। तालाब एक छोटा सा इकोसिस्टम है, महासागर एक बड़ा सा इकोसिस्टम है। आवास क्या है, वास स्थान क्या है, वो जो जीव हैं। हो सकता है कि वो स्थल में रह रहे हों, तो ऐसे पारितंत्र को कह दिया जाएगा स्थलीय पारितंत्र। क्या कह देंगे बेटा, स्थलीय पारितंत्र कह देंगे। जैसे जंगल है, घास के मैदान है, मरुस्थल है, तो जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, ये सब हो जाएंगे बेटा स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र। लेकिन झील, तालाब, नदियां, सागर, महासागर, ज्वार नदमुख, ये सब क्या है, जलीय पारितंत्र है। ज्वार नदमुख क्या होता है बेटा, वो भी समझ लीजिए। जहां पर सरिता जो है सागर से मिलती है, नदी जो है, नदी समुद्र से मिलती है बेटा, तो उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, जैसे मान लीजिए कि ये है नदी और ये है सागर या सागर या महासागर, तो बेटा ये जो क्षेत्र है, जो इनके बीच का ये संक्रमण क्षेत्र है, इसे कह लिया जाएगा ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख, तो जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, नदी जो है जहां पर समुद्र से मिल रही है, वो ज्वार नदमुख है। इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं इसे। तो झील, तालाब, नदी, ज्वार नदमुख, ये सब क्या है, ये सब बेटा जलीय पारितंत्र होते हैं, जलीय पारितंत्र। अगर आप स्थलीय पारितंत्र की बात करें तो जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, ये सब। और ऐसा नहीं है कि पारितंत्र सिर्फ प्रकृति बना रही है, मानव निर्मित पारितंत्र भी हैं। जैसे कृषि की जो भूमि है, शस्य भूमि का मतलब हो जाएगा कृषि भूमि। कृषि भूमि, कृषि भूमि बेटा। और ये जो कृषि भूमि है ना, इट इज लार्जेस्ट, है ना, मानव निर्मित सबसे बड़ा इकोसिस्टम है ये, लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम में ये लार्जेस्ट है भाई, सबसे बड़ा है। जल जीवशाला, एक्वेरियम कहेंगे भाई इसे। एक्वेरियम वो होता है ना, कुछ छोटे छोटे पौधे डाल दिए, 2-3 तरीके की मछली डाल दी, एक कांच के बॉक्स में बंद कर दिया, पानी भर दिया, तो उसे, और ये कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। आप अपने घर में एक ऐसे पॉट में, एक बर्तन में रख लेते हैं, या एक बड़े, है ना, चौकोर कांच के गिलास में, या और बड़ा। जल जीवशाला यानी कि एक्वेरियम, ये क्या हो जाएगा, मैन मेड इकोसिस्टम का उदाहरण हो जाएगा। बच्चों हम कहेंगे मानव निर्मित इकोसिस्टम का उदाहरण हो जाएगा। अगर आप पारितंत्र के संरचना की बात करें और कार्य की बात करें, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे स्टार मार्क करना है मेरे भाई, स्टार बनाइएगा। नीट वाले दिन यहां से एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, अक्सर बेटा, ठीक है ना। संरचना में अगर आप देखें तो आपको यह पढ़ना है, एक तो प्रजाति संगठन और दूसरा स्तर विन्यास। प्रजाति संगठन का यह मतलब है कि किसी को सिस्टम में कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी से एक तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। प्रजाति संगठन की वो जो इकोसिस्टम है, वो जो एरिया है, वहां पर कौन कौन से प्रकार के, कितने प्रकार के वहां पर पादप पाए जा रहे हैं, कितने प्रकार के वहां पे जंतु पाए जा रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा, उस इकोसिस्टम का प्रजाति संगठन हो जाएगा। इंग्लिश में कह दिया जाता है स्पीसीज कंपोजिशन। ये जो प्रजाति संगठन है बेटा, इसी को इंग्लिश में कह दिया जाता है स्पीसीज कंपोजिशन। स्पीसीज कंपोजिशन, प्रजाति संगठन, कि वहां पे किस तरीके से क्या चीजें पाई जा रही हैं। और स्तर विन्यास का मतलब होता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्तर विन्यास को बेटा इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या मतलब होता है स्ट्रेटिफिकेशन का,
बच्चों स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि प्रजातियों को, जैसे वृक्ष हैं अलग 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 हाइट के, उनका जो एक वर्टिकल लेयरिंग है, ऊर्ध्वाधर वितरण है बेटा, ऊर्ध्वाधर वितरण। उस ऊर्ध्वाधर वितरण को अपन क्या कह देंगे हम लोग, बताइएगा जरा। उस ऊर्ध्वाधर वितरण को कह दिया जाएगा स्तर विन्यास। अलग अलग स्तर बन जाएंगे ना। ये देखो, सबसे नीचे क्या पाया जा रहा है बेटा, घास और जड़ी बूटी वगैरह पाई जा रही हैं, एक स्तर। दूसरे स्तर पर झाड़ियां पाई जाएंगी, और फिर इस स्तर पे क्या हो जाएगा बेटा, आप देखेंगे वृक्ष जो हैं सर्वोपरि, यानी कि सबसे ऊपर, जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है ना। एक समझो, एक ये लेवल बन रहा है, एक ये लेवल बन रहा है, और एक ये लेवल बन रहा है। 3 स्तर बन रहे हैं यहां पर। तो वो जो स्तरीकरण है उसी को स्तर विन्यास कह देंगे, स्ट्रेटिफिकेशन कह दिया जाएगा। बच्चों अगर आप कार्य की बात करें तो कार्य में उत्पादकता अर्थात प्रोडक्टिविटी है भाई, प्रोडक्टिविटी। अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन, अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन। ऊर्जा प्रवाह अर्थात एनर्जी फ्लो, और पोषण चक्र अर्थात न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, पोषण चक्र अर्थात न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ये नाम यहां पर याद रखिएगा, पोषण चक्र का, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का। इसकी डिटेल अब हटा दी गई है। पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें हम इसकी भी डिटेल जो है पढ़ा करते थे। तो ये बेटा कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। और यहां पर हमने क्या किया, इसकी संरचनात्मक घटक जो है, प्रजाति संगठन और स्तर विन्यास के बारे में बात कर चुके हैं। और अब हमें यहां पर बेटा डिस्कशन करना है किसके बारे में, हमें यहां पर बेटा डिस्कशन करना है उत्पादकता के बारे में, अपघटन के बारे में, ऊर्जा प्रवाह के बारे में। पोषण चक्रण के बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी, क्यों, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं। बस नाम जरूर याद रखिएगा कि ये क्या है, कार्य है इकोसिस्टम का। चलिए इसको फटाफट से देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना देखने के बाद अब हम पहले क्रियात्मक घटक की ओर पहुंचते हैं, पहले कार्य की ओर पहुंचते हैं, उत्पादकता। देखो 10 किलो बना, ध्यान से समझना, 10 किलो बना ये उत्पादन, 1 घंटे में 10 किलो बना ये उत्पादकता। कितना बना ये उत्पादन है, और जितना बना वो किस समय में बना वो क्या है, उसकी दर है, वो क्या है, प्रोडक्टिविटी है। जैसे मैं कहूं कि 1 लाख टन बना, मान लीजिए 1 लाख टन जो है क्या हुआ, 1 लाख टन बायोमास सिंथेसाइज हुआ, तो ये क्या है, प्रोडक्शन है, उत्पादन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 साल में इस एरिया में, जो भी एरिया पहले लिया था आपने, 1 साल में 1 लाख टन बना, वो क्या है, उत्पादकता है, रेट। उत्पादकता को अगर आप चाहें तो भार के रूप में माप सकते हैं। उत्पादकता का जो मापन है वो भार के रूप में किया जा सकता है। जैसे कि 1 साल में पर यूनिट एरिया में कितने ग्राम बना, या चाहे तो किलोग्राम में ले लें, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये जो लिखा है ना ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ग्राम मीटर के पावर -2 इनवर्स ईयर इनवर्स, या ईयर के पावर -1। बस लिखने का ढंग है वो। जैसे आप क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप ऐसे लिख देते हैं, एक ही बात तो है। ठीक है, तो लिखने का ढंग होता है बेटा वो। अच्छा, भार के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप उसे ऊर्जा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ऊर्जा के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, सिंपल वही तरीका, KCL मीटर पावर -2 ईयर पावर -1। ये है भाई तरीका लिखने का। तो उत्पादकता को आप चाहें तो भार के रूप में व्यक्त करें, और चाहें तो आप उसे ऊर्जा के रूप में व्यक्त करें। उत्पादकता का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण कर देंगे मित्रों। जैसे एक है प्राथमिक उत्पादकता, और दूसरा है द्वितीयक उत्पादकता। एक क्या है बेटा, प्राथमिक उत्पादकता, और दूसरा है द्वितीयक उत्पादकता। जो स्वपोषी जीव हैं, जो प्लांट हैं, या अगर आप चाहें तो रसायन संश्लेषी को भी काउंट कर लीजिए। मेनली तो प्लांट ही बेटा, प्लांट और एल्गी। तो जो स्वपोषी जीव हैं उनके द्वारा जो उत्पादकता है उसे कहते हैं प्राथमिक उत्पादकता, और उपभोक्ता के द्वारा जो
उत्पादकता आती है, उसे कहते हैं द्वितीयक उत्पादकता। भाई बकरी घास खा के मांस बढ़ा रही ना अपना, बकरी जो है घास खा के अपना मांस बढ़ा रही है, तो भी तो उत्पादकता है, लेकिन वो द्वितीयक उत्पादकता होती है बच्चों। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक उत्पादकता है, इस प्राथमिक उत्पादकता को भी हम डिवाइड करेंगे सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता का मतलब हो जाएगा कि कितना बनाया, या सिंपली कह सकते हैं कितना कमाया, और नेट का मतलब हो जाएगा कितना बचाया। मान लीजिए एक प्लांट जो है वो एक्स मॉलिक्यूल बनाता है एक साल में, ध्यान से समझिएगा, कोई प्लांट है वो एक्स मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट बनाता है, लेकिन उसके अपने भी तो खर्चे हैं, सारा का सारा थोड़ी। तुम्हारा जैसे मूली है, कहीं पे मूली लगी हुई है, मूली का वेट है 200 ग्राम, तो वो जो 200 ग्राम अभी बचा हुआ है, अभी आपने मूली को उखाड़ा और वेट किया 200 ग्राम है, तो वो जो 200 ग्राम है वो जीपीपी नहीं है, वो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो एनपीपी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। क्योंकि मूली जब ग्रो हो रही होती है तो मूली में भी तो श्वसन चल रहा होता है, मूली में भी तो बेटा श्वसन चल रहा होता है, उसके भी तो अपने खर्चे हैं। तो ये एनपीपी का मतलब हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी का मतलब हो जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इस आर का मतलब हो जाएगा श्वसन हानि, श्वसन हानि यानी खर्चा, प्लांट का कितना खर्चा है, श्वसन हानि, ये वाली बात है भाई। अच्छा चलो, अब प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से कारक हैं जो नियंत्रित करते हैं, या कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो बेटा एक तो हो जाएंगे पर्यावरणीय कारक, कि उसको लाइट कितनी मिल रही है, टेम्परेचर सही है कि नहीं, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, हालांकि वो पोषक उपलब्धता में आ जाएगा, वाटर और मिनरल की उपलब्धता। और साथ ही साथ वो जो जीव है उसकी खुद की क्षमता क्या है, उसकी प्रकाश संश्लेषण क्षमता क्या है पादप की। तो ये वो कारक है बेटा। अगर आप देखें तो संपूर्ण जीव मंडल की जो कुल प्राथमिक उत्पादकता है वो 170 बिलियन टन है, 170 बिलियन टन। 170 बिलियन टन में से 115 बिलियन टन मिलता है स्थलीय पारितंत्र से, और जलीय पारितंत्र से मिलता है 55 बिलियन टन, 55 बिलियन टन। क्यों जलीय में क्यों है कम, ऐसा क्यों हो रहा है, जलीय की उत्पादकता क्यों कम है, क्योंकि प्रकाश की कमी होती है जलीय पारितंत्र में बेटा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी समुद्र में, फास्फोरस की कमी हो जाएगी झील में। तो नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्व कम होते हैं, प्रकाश की उपलब्धता कम होती है जलीय पारितंत्र में, और ये सबसे बड़े रीजन है कि जो जलीय पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र की प्रोडक्टिविटी, जलीय पारितंत्र की उत्पादकता वो स्थलीय से कम है। आगे बात समझ में भाई, ये बात होगी बेटा उत्पादकता की। आइए अपघटन के बारे में बात करें। कोई डेड मटेरियल है, डेड मटेरियल, डेड मटेरियल है बेटा, मृत पदार्थ, उसको क्या करना है, सिंपल बनाना है, CO2, वाटर, खनिज, इसके रूप में। अल्टीमेटली तो खनिज ही बनाना होता है अगर देखा जाए तो। जैसे सड़ी गली पत्तियां हैं, कोई प्लांट टूट के गिर गया है, मल मूत्र इत्यादि है, कोई जानवर मर गया है, तो इनके में क्या है, बहुत सारे पोषक तत्व समाहित है ना। कोई प्लांट है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व समाहित है, अब वो सूख के गिर गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको धीरे 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 वहां से पोषक तत्व मुक्त कराने पड़ेंगे। तो ये जो अपघटन की प्रक्रिया, इसमें बड़े सारे काम है। क्या क्या है, खंडन, निच्छालन, अपचयन, ह्यूमिफिकेशन और खनिजीकरण। सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, उसका फ्रेगमेंटेशन होगा। क्या होगा बेटा, फ्रेगमेंटेशन। कोई बड़ी सी चीज है, ऐसे समझो मिट्टी का बड़ा सा ढेला है, उसको तोड़ना है, छोटे छोटे ढेले बनाने हैं। तो वैसे ही क्या है, वो जो मृत पदार्थ है उसको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, इस बड़े से क्या करना है, छोटे छोटे बनाने उसके। केंचुआ, केंचुआ ये काम करेगा।
केचुआ कहते हैं किसानों का दोस्त है, किसानों का फ्रेंड है भैया। केचुआ जो होता है किसानों का मित्र होता है, किसानों का दोस्त होता है। क्यों? खंडन तो करता ही करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, जमीन को, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, सॉइल की लूजनिंग करता है, फर्टिलिटी बढ़ती है उससे सॉइल की। तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा केचुआ, ये कहेंगे खंडन। अब जब खंडन होगा तो उसमें क्या है, जो कुछ ऐसे तत्व फ्री होंगे जो जल में विलेय हैं और अकार्बनिक हैं। तो जो जल में विलेय अकार्बनिक तत्व हैं वो धीरे धीरे रिश्ते हुए नीचे जमीन में प्रविष्ट हो जाते हैं, मृदा में प्रविष्ट हैं भाई वो। जैसे कभी कभी होता है ना, कपड़े वॉश करो और धोने के बाद उनको ऐसे टांग दो सूखने के लिए, तो कई बार धीरे धीरे से पानी रिश्ता रहता है, सही है। तो वैसे ही क्या होगा कि ये जो जल में विलेय अकार्बनिक तत्व में धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते, धीरे धीरे, हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली ये जमीन के अंदर चले जाएंगे भाई। और वो जो छोटे छोटे खंड हो गए थे, वो जो छोटे छोटे खंड हो गए थे, वो जो सरफेस एरिया बढ़ गया था, अब अपचयन होगा वहां पर। जीवाणु जो है, कवक जो है, उसके जो एंजाइम है, जीवाणु और कवक के एंजाइम, वो उसका अपचयन करा देंगे। ह्यूमस का निर्माण होगा, ह्यूमस का निर्माण। और अंततोगत्वा क्या हो जाएगा कि जो मिनरल्स हैं वो फ्री हो जाएंगे, अकार्बनिक पोषक मुक्त हो जाएंगे बेटा। मिनरल फ्री हो जाएंगे, अकार्बनिक पोषक जो है वो मुक्त हो जाएंगे, अकार्बनिक पोषक मुक्त हो जाएंगे बेटा, याद रखिएगा। ह्यूमस क्या है? गहरे रंग का, काले या भूरे रंग का एक अक्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टल रहित सॉलिड है ये। बहुत कम सूक्ष्म जीव बेटा इसका अपघटन कर पाते हैं, बहुत कम सूक्ष्म जीव, बहुत कम सूक्ष्म जीव इसका अपघटन कर पाते हैं, बहुत कम। इसका अपघटन बहुत स्लो है। माइक्रोबियल एक्शन के लिए क्या है बेटा, ये प्रतिरोधी है, रेजिस्टेंट है। अधिकांशतः जो सूक्ष्म जीव हैं वो इसका कुछ नहीं कर पाते, इसका अपघटन भी धीरे धीरे होता है, ठीक है। अगर हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, यानी कि नमी है और गर्मी है, थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नमी है, गर्मी है, नाइट्रोजन और जल में विलेय तत्व जैसे, जल में विलेय अणु जैसे कि शुगर, शर्करा वगैरह अगर ज्यादा है, ऑक्सीजन की है उपस्थिति, गर्म और आर्द्र है वातावरण, और जो अपरद है उसमें नाइट्रोजन और जल में विलेय पोषक जैसे शर्करा वगैरह ज्यादा है, तो अपघटन जो है वो काफी तेज गति से होता है, अपघटन जो है वो काफी तेज गति से होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, अगर ऑक्सीजन जो है बेटा वो अनुपस्थित है, ऑक्सीजन क्या है भाई, अनुपस्थित है, ठंडा और शुष्क वातावरण है, अपरद में काइटिन और लिग्निन जैसी चीजें ज्यादा है, काइटिन और लिग्निन, तो फिर जो अपघटन है वो बहुत धीमी गति से होगा बेटा। अपघटन क्या होगा बेटा, धीमी गति से। क्लियर है? तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, राइट। उत्पादकता हो गया, अपघटन हो गया। अब हमें एनर्जी फ्लो पढ़ना है। एक बार ये पूरा देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। मैं चाहता हूं आप इसको एक बार पूरा देख लें। ये कुछ इस तरीके से, ये समझने के लिए, ये मत कहिएगा कि सर ये इंग्लिश में क्यों। जैसे ये प्लांट है, ये पत्ती टूट गई, अब इसको देखो केचुआ पहले क्या कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। तो जब ये इसके छोटे छोटे टुकड़े करेगा तो कुछ तो क्या हो जाएंगे बताओ, जो इनऑर्गेनिक चीजें हैं ये निच्छालन है, जल के साथ नीचे चली जाएंगी। अब मान लो लीफ को कुछ फंजाई वंजाई में खाया, वो सब भी मरे, अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, वो यहीं पे चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से होता है भाई काम। ये सिर्फ समझने के लिए है, इंग्लिश में जरूर लिखा है, समझने के लिए है कि इस तरीके से वो कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। बेटा नेक्स्ट है ऊर्जा प्रवाह। देखिए इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम में अगर आप बात करें तो किसी भी, जैसे एक बार सूरज से ऊर्जा आ गई फिर वो किसी भी पोषक स्तर पर रुकती नहीं है, किसी भी पोषक स्तर पर ऊर्जा जो है बेटा वो रुकती नहीं है। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है कि ऊर्जा जो है वो किसी भी पोषक स्तर पर नहीं रुकती बेटा, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। ऊर्जा जो है वो किसी भी पोषक स्तर पर नहीं रुकती है, ठीक है ना। ऊर्जा जो है वो किसी भी पोषक स्तर पर नहीं रुकती है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें पर वो जाती रहती है।
जैसे अगर आप यहां पर देखें, सूर्य से आई, कुछ ऊष्मा की हानि हुई, कुछ पादप के पास चली गई, फिर कुछ ऊष्मा की हानि हुई, कुछ खा लिया किसी ने, कुछ ऊष्मा की हानि हुई, कुछ खा लिया, कुछ सड़मर गल गए, इस तरीके से फिर वापस से वो प्लांट के पास पहुंच जाएगा। ये लगातार चलता रहता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सूर्य से जो कुल ऊर्जा मिलती है, उसमें जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, जो प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण है, वो कुल विकिरण का 50% से कम है। यानी कि सूरज का जो कुल विकिरण है उसका 50% से भी कम भाग इस लायक होता है कि उससे जो पादप है उस प्रकाश संश्लेषण कर सके। मोर देन 50% जो हिस्सा है वो तो इस लायक ही नहीं है, प्लांट उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाता, कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट करता तो और कम है, कर कितने का सकता है? कुल विकिरण के 50% से कम। और करता कितना है? 2 से 10%। ये जो है इसका, ये PAR का फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ये जो बेटा फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, इस फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का 2 से 10% प्लांट जो है वो क्या करता है? उसका पालन करता है। अगर आप पारितंत्र की बात करें, अगर आप इकोसिस्टम की बात करें, तो पारितंत्र जो है इकोसिस्टम, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पालन करता है। किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं होती, तो आपको क्या करना होता है? कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऊर्जा की देनी होती है। अगर आप इकोसिस्टम को ऊर्जा की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई नहीं देंगे, जो कि सन से मिल रही है, जो कि सूरज से मिल रही है, तो अगर इस ऊर्जा की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई नहीं होगी तो आप देखेंगे कि आपका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एक अरेंजमेंट है इकोसिस्टम में, इसको कह दिया जाएगा खाद्य जाल। खाद्य जाल कह दिया जाएगा बेटा, खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है बताइएगा जरा मुझे। खाद्य जाल आप कहेंगे आहार उपलब्धता के आधार पर, आहार उपलब्धता के आधार पर जीवों का पारितंत्र में स्थान। ना किसके लिए क्या खाना उपलब्ध है, या कोई जीव क्या खाना चाहता है, इस बेसिस पर आप देखते हैं कि ये बन जाता है। जैसे पहला जो पोषण स्तर है T1, ट्रॉफिक लेवल 1, उसमें प्लांट आते हैं। दूसरा जो ट्रॉफिक लेवल है T2, उसमें प्लांट को खाने वाले शाकाहारी जीव आते हैं। जो T3 है उसमें मांसाहारी आते हैं, और जो T4 है उसमें उच्च मांसाहारी आते हैं। ये उत्पादक हैं। T1 में उत्पादक, T1 में क्या आ जाएगा भाई? उत्पादक, पहला पोषण स्तर। T2 में क्या आ जाएगा? द्वितीय पोषण स्तर, शाकाहारी आएंगे इसमें। जो T3 है उसमें जो तीसरा पोषण स्तर है, मांसाहारी आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे बेटा। और फिर जो चौथा पोषण स्तर है, चतुर्थ उपभोक्ता, T4, जो आपके क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, जैसे कि पादप प्लवक है, घास है, वृक्ष है, ये सब T1 में आएंगे। जू प्लैंक्टन यानी कि जंतु प्लवक, टिड्डा और गाय, ये T2 में आएंगे। पक्षी, मछलियां, भेड़िया, ये सब T3 में आएंगे। मनुष्य और शेर वगैरह जो है ये उच्च मांसाहारी हैं, ये चतुर्थ उपभोक्ता है बेटा, चौथे पोषण स्तर पर आएंगे, उच्च मांसाहारी हैं ये। और किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें, किसी भी क्षेत्र में बेटा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो जीवित जैविक है, जीवित जैविक यानी कि जो बायोमास है, बेसिकली अगर कह दिया जाए, जो वहां का बायोमास है उपलब्ध है, जो वहां पे बायोमास उपलब्ध है बेटा, वो क्या है? स्थित शस्य है, खड़ी फसल है। स्थित शस्य यानी कि खड़ी फसल। और ये जो स्थित शस्य खड़ी फसल है, इसका जब आप मापन करते हैं तो भार में करते हैं और शुष्क भार लेते हैं, क्योंकि शुष्क भार ज्यादा एक्यूरेट होता है। ताजे भार में जल की मात्रा अधिक होती तो आइडिया नहीं लग पाता बेटा। एक है 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम, एक वैज्ञानिक हुए लिंडमैन। और मैं आपको बताऊं, लिंडमैन जो है जब मरा वो 41 साल का था, लगभग शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, या और भी छोटा था उम्र में।
है ना। लिंडमैन जब मरा, मरने से पहले इतने सारे काम कर गया वो। लिंडमैन ने बताया कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक केवल 10% ही एनर्जी जाती है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे अगर ट्रॉफिक लेवल 1 के पास 1000 जूल है तो T2 तक कितना जाएगा बेटा, 100 जूल ही तो जाएगा। T2 तक कितना जाएगा, 100 जूल, ठीक है ना, 100 जूल जाएगा। अब अगर T2 के पास 100 जूल है तो T3 के पास उसका 10%, यानी कि 100 का 10%, 10 जूल। अगर T3 के पास 10 जूल उपस्थित है तो T4 के पास 1 जूल जाएगा, यानी T3 का कितना था, 10 जूल, 10 जूल का 10%, 1 जूल। इस तरीके से ये बेटा आपका 10% एनर्जी ट्रांसफर ला, 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम, 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम। इसको देख लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको देख लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, आपने बेटा पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है ना, अगर आपको याद आ रहा हो तो बेटा मैं बता दूं कि आपने थोड़ा सा परभक्षण के बारे में पढ़ा था बेटा। किसके बारे में पढ़ा था, परभक्षण के बारे में पढ़ा था। याद है क्या किसी को, परभक्षण क्या होता है? अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है भाई। अगर याद रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता भाई। परभक्षण पर जो खाद्य श्रृंखलाएं आधारित हैं उनको कहते हैं परभक्षण खाद्य श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन। परभक्षण पर जो खाद्य श्रृंखलाएं आधारित हैं, परभक्षण पर बेटा जो खाद्य श्रृंखलाएं आधारित हैं, परभक्षण पर जो खाद्य श्रृंखलाएं आधारित हैं उनको क्या कह दिया जाता है? तो बेटा उनको कह दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, उनको कह दिया जाता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन कह दिया जाता है बेटा। और जो अपरद से शुरू होती हैं, अपरद से, उन्हें कह दिया जाता है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो मेजरली अगर आप देखें आपके पास दो तरीके की खाद्य श्रृंखलाएं हैं, एक है अपरद खाद्य श्रृंखला और एक है परभक्षण खाद्य श्रृंखला, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन। अपरद खाद्य श्रृंखला यानी कि डेट्राइटस फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। स्थलीय पारितंत्र में एनर्जी का जो ज्यादा स्थानांतरण होता है वो डीएफसी से होता है, जीएफसी से कम। यानी कि स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण का जो मुख्य स्रोत है वो अपरद खाद्य श्रृंखला है, ना कि परभक्षण खाद्य श्रृंखला। जबकि अगर आप जलीय पारितंत्र में बात करें तो जलीय पारितंत्र में जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो मुख्य स्रोत है, वो मेजर कॉन्ड्यूट है एनर्जी ट्रांसफर का। आखिरी में पढ़ेंगे बेटा पारिस्थितिक पिरामिड। इनके बारे में बताया था चार्ल्स इल्टन ने, चार्ल्स इल्टन ने बताया था। बेटा जब हम पिरामिड बनाते हैं तो बॉटम यानी कि सबसे नीचे रखते हैं T1 को, बॉटम में यानी कि सबसे नीचे रखते हैं बेटा T1 को, और सबसे ऊपर रखते हैं T4 को। आ रही बात समझ में? सबसे नीचे रखते हैं T1 और सबसे ऊपर रखते हैं T4 या T5, जैसी खाद्य श्रृंखला है अकॉर्डिंगली। तो जब आप इस तरीके से रखते हो तो हो सकता है कि पिरामिड ऐसा बने या हो सकता है कि ऐसा बने। पिरामिड जो है कैसा भी बन सकता है। अगर ऐसा पिरामिड बनता है तो इसको कहेंगे सीधा पिरामिड, अपराइट पिरामिड, अपराइट। अगर ऐसा बनता है तो इसको कह दिया जाएगा उल्टा पिरामिड, उल्टा, इनवर्टेड। मुख्यतया यही बनते हैं। कभी कभी कुछ अजीबोगरीब बनता है, वो यहां पर बनेगा भी, बताऊंगा मैं आपको। पिरामिड की बेटा अगर आप बात करें तो संख्या का जो पिरामिड है वो सामान्यतया सीधा होता है, सामान्यतया संख्या का जो पिरामिड है वो सामान्यतया सीधा होता है, सामान्यतया। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा है। क्यों? क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर लग रहा है, सबसे नीचे का ट्रॉफिक लेवल सबसे ज्यादा ऊर्जा, अब उसका 10% T2, उसका 10% T3। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा हमेशा और हमेशा कैसा रहने वाला है? सीधा रहने वाला है मेरे भाई।
संख्या का पिरामिड भी सामान्यतया सीधा होता है। जैव भार का पिरामिड स्थल में सीधा होगा, समुद्र में उल्टा होगा। जैव भार का जो पिरामिड है स्थल में सीधा, समुद्र में उल्टा। ठीक है। कह रहे ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सदैव खड़ी अवस्था में रहता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में पहुंचती है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। कह रहा है ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का द्योतक है, वार्षिक एनर्जी के बारे में बता रहा है। अब यहां पर आगे जो आपको पढ़ना है वो है पारितंत्र पिरामिड की सीमाएं, लिमिटेशंस। कह रहा है पिरामिड में ऐसी जातियों का समावेश भी होता है जो कि 2 या अधिक भोजन स्तरों पर संबंधित हो। ठीक है ना। वो कह रहा है कि ये आहार श्रृंखला के आधार पर बनती है, इसमें जो है आहार जाल का समावेश नहीं है। ठीक है ना। और कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के अतिरिक्त मृत जीवियों को पिरामिड में कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं है। कोई विशेष स्थान मृत जीवियों को नहीं प्राप्त है बेटा, जबकि वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम में जो प्रेजेंट है वो खाद्य जाल है, फूड वेब, एक खाद्य श्रृंखला दूसरी तीसरी और आपस में मिली हुई। लेकिन जब आप पिरामिड बनाते हो तो खाद्य जाल नहीं, एक श्रृंखला लेते हो। तो ये सब कमियां हैं। एक सवाल ये है, कह रहे कि किसी वृक्ष पर छोटे कीड़े रह रहे हैं, उन छोटे कीड़ों को छोटे पक्षी खा रहे हैं, छोटे पक्षी को बड़े पक्षी खा रहे हैं, इनका संख्या का पिरामिड कैसा होगा? संख्या का पिरामिड तो ऐसे मान लीजिए बेटा कि वृक्ष कितना है, एक, कीड़े सिंपली है ना, कीड़े मान लीजिए बेटा आप 1000, छोटे पक्षी मान लीजिए कि वहां पे होंगे 20, और बड़े पक्षी आप मान लीजिए 3। बड़े पक्षी आप मान लीजिए 3। ठीक है, 3 मान लीजिए भाई। तो आप क्या देख रहे हैं, ये अनियमित आकार का, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4, सबसे नीचे T1 रखेंगे बेटा, एक पेड़, फिर 1000 कीड़े, ये T2 हो गया। फिर बेटा लगभग 20 जो है छोटे पक्षी, और फिर जो है 3 बड़े पक्षी। तो आप देख रहे हैं कि इसको अगर आप देखा जाए कुछ ऐसा, ये स्पिंडल से पिरामिड बनेगा, या आप कह सकते हैं अनियमित आकार का पिरामिड। ना ये सीधा है ना ये उल्टा है, ये अनियमित आकार का है बेटा। ये सवाल एनसीईआरटी ने पूछा था, स्पिंडल से पिरामिड कह सकते हैं या अनियमित आकार का पिरामिड कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो 40 मिनट से भी कम समय में मैंने आपका ये चैप्टर रिवाइज करा दिया है। आपका होमवर्क ये है कि पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। ज़्यादा मन आ रहा है आपका कि इस चैप्टर को एकदम टिप्स पे करना है, एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिए। ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए बिल्कुल नहीं था, कॉन्सेप्ट मैंने कुछ भी नहीं बताया। ये है कि 30 से 40 मिनट में अगर पूरा चैप्टर रिवाइज करना फटफट तो आप वो रिवाइज कर लो। ठीक है, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, खुद पर यकीन रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।